स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर काफी समय से बातें हो रही हैं। फिल्मकार, नेता, बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की आजादी को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। फिल्मों में कला के नाम पर कई बार किसी की भावना को चोट लग जाती है, जिसके बाद निशाने पर फिल्में आती हैं। फिल्मकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं, वहीं विरोध करने वाले अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर विरोध दर्ज कराते हैं। ऐसा ही कुछ रविवार को भोपाल में देखने को मिला। वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग क्रू टीम के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद सवाल नहीं उठने चाहिए? एक अतिवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर्म को बदनाम करने की साजिश का हवाला देते हुए टीम मेंबर्स पर हमला कर दिया, सेट पर तोड़फोड़ की। विरोधियों के अपने तर्क हैं, फिल्मकार के अपने तर्क। सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले क्यों? आश्रम 3 वेब सीरीज की शूटिंग क्रू पर हमला। अतिवादी दल का आरोप, धर्म को किया बदनाम। विरोधियों की धमकी, नाम बदलो वरना नहीं होने देंगे शूटिंग। पहले भी कई फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग पर हुए हैं हमले। आखिर कब तक होते रहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले? अभिव्यक्ति की आजादी अशांति की मुनादी। और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अजीत सिंह मामडोली जी, राष्ट्रीय संयोजक हैं करनी सेना के, जुड़ रहे हैं। सैयद असगर अली, नायब काजी हैं मुस्लिम तेली महापंचायत के। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ और गेस्ट कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि विरोध के नाम पर हमने जो कुछ भी देखा, रविवार को जो भी घटनाक्रम हुआ, आप उसकी निंदा करते हैं या आप उसके समर्थन में खड़े हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना को तो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो वजह है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब वो शूटिंग कर रहे होंगे, उन्होंने उस फिल्म मेकर की टीम से अगर उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश की हो और उन्होंने ये जानने की कोशिश की हो कि भाई आप ये फिल्म में किस तरह की फिल्म बना रहे हैं, इसमें क्या होंगे, और उन्होंने मान लो नहीं बताया हो और उनको ऐसा लगा हो कि इस फिल्म में कुछ गलत दिखाया जाएगा, कुछ गलत शूट किया जा रहा है, इसलिए अगर ये घटना हुई है तो वो वजह एक अलग है। नहीं अजीत सिंह जी, हुआ दरअसल ये है कि देखिए, जिस चीज की शूटिंग चल रही थी उसके 2 सीजन्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ये एक वेब सीरीज है, सीरियल है जिसमें एपिसोड्स आते हैं। जी जी जी, ठीक है। अब ये तीसरा सीजन आया, एकाएक एक दल सामने आता है और वो विरोध करने लगता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर गलत है तो ऐसी ही तस्वीरों के एक एंड पर तो हम आप लोगों को भी देख चुके हैं। तो अब क्या हर चीज के लिए हमें परमिशन लेनी होगी या फिल्मकारों को परमिशन लेनी होगी? देखिए, जिस तरह बजरंग दल ने ये कार्यवाही की है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, शायद आपका भी इशारा उस ओर है कि जब पद्मावती फिल्म बन रही थी तो करनी सेना के लोगों ने भी इस तरह का हुआ था वहां पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जिस तरह पद्मावती फिल्म थी, उन फिल्म मेकर्स को हमने बार बार चिट्ठियां लिखी, पत्र लिखे, मेल्स किए कि आप इस फिल्म के बारे में हमको बताएं। मुंबई में एक धड़ा ये कहता है कि हम बातचीत की टेबल पर रहे हैं और मुंबई में हम लोगों ने लगातार उनसे बातचीत की। एक धड़ा कहता है आपके समाज का या हमारे ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों का। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये विवाद हुआ उसके बाद में वार्ताएं हुई। जब शुरू में शूटिंग यहां चालू की गई, हम उससे पहले ही, शूटिंग स्टार्ट होने से करीब 6 महीने पहले से हमने उनको पत्र लिखना स्टार्ट किया। उनसे हम जानना चाह रहे थे कि आप ये फिल्म बना रहे हैं, इसकी क्या स्टोरी है, इसमें आप क्या दिखाएंगे। लेकिन वो जब लोग बताने के लिए तैयार नहीं हुए और हमें कहीं से जानकारी मिली कि फिल्म में गलत दिखाया जा रहा है, समाज मैच्योर है, वो डिसाइड कर लेगा। देखिए साहब, ये फिल्म भी एक तरह से हमारे समाज का आईना है। अगर इन फिल्मों में गलत दिखाया जाएगा तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो देखने वाले लोग हैं, वो अपने जहन में गलत चीजें ही लेके जाएंगे। मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर मैं आश्रम पर रुकूं तो क्या हाल ही के दिनों में ऐसे आश्रम सामने नहीं आए जो दरअसल पाप का अड्डा ज्यादा नजर आए?
देखिए स्वप्निल जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि सभी साधु संत अच्छे नहीं होंगे। कुछ इस तरह की घटनाएं हमको देखने लगी कि साधु समाज के भी कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन ये जो सनातन धर्म है, ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये हमारी 5000 साल पुरानी व्यवस्था है। तो अगर कुछ लोग गलत हैं, लेकिन तो अगर इसका समाज का मतलब आईना ये है, नहीं है जी, कि आप पूरे तरफ से साधु जाऊं, समाज उसके बाद को फिर आप मैं काजी गलत साहब के दिखाएं। पास जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह की 1, 2 या 3 घटनाएं समाज में हुई हैं और उस पर एक वेब सीरीज बनती है और उसको देखने के बाद लोग सावधान रहते हैं, मेजॉरिटी में तो आप और हम ही लोग हैं ना इस देश में, अगर हम सावधान रहेंगे तो इसमें बुराई कहां है? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन ये हमेशा एक हिंदू धर्म को टारगेट करके और इस तरह की फिल्में बनाना, उन चीजों में कहीं ना कहीं आप ये भी तो एक दूसरा पक्ष देखिए कि इन फिल्मों में अगर कोई साधु गलत कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो वो कैसे जाके फंसेगा, कैसे जाके उसका भांडा फूटेगा, तो उन चीजों से भी वो सतर्क हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो वो वही होने की कोशिश थी। तीसरे सीजन में हो सकता है ये खत्म हो जाता, हमें अभी तो फिलहाल पता नहीं चला। हालांकि मुझे लगता है तीसरा सीजन आएगा और हम सब देखेंगे। पहला 2 भी हमने देखा है। काजी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। काजी साहब, सेंटिमेंट्स एक तरफ हैं, लेकिन हमने कई बार देखा कि विरोध के नाम पर सड़कों पर हर धड़ा उतरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज उतरा या हिंदू समाज उतरा, हमने देखा है कि मुस्लिम्स भी उतरे हैं। हम एक फिल्म को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? सर, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि मैं अपनी बात का जवाब दूं आपकी, उससे पहले बता दूं कि ये महीना कंपेशन मंथ का महीना है, मोहम्मद साहब के जन्म का महीना है। तो उस एतबार से आपकी पूरी टीम को और आपके व्यूवर्स को मैं बधाई देता हूँ। वर्क की तरफ से मानव सेवा के कई काम किए जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। वो कभी किसी समाज से टकरा रही होती हैं, कभी किसी धर्म विशेष से टकरा रही होती हैं, और कभी किसी महापुरुषों से टकरा रही होती हैं। देखिए, कोई एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसको आप छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर हम क्यों फिल्में बनाते हैं? फिर कभी हम जब फिल्में बनाते हैं तो उसमें किसी खास कैरेक्टर को ऐसे दिखाते हैं और फिर उसका नाम भी ऐसे दिखाते हैं, तो उस पर धर्म आहत होते हैं, समाज आहत होते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंसान किसी भी पिक्चर, किसी भी धारावाहिक, किसी भी उसको देखता होता है, तो हर उम्र के लोग उसको देखते हैं और अपने अपने परिणाम वो निकाल रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सब लोग उसकी सच्चाई को और अच्छाई को तस्लीम करेंगे, लोग बुराई को भी तस्लीम करते हैं। यही धारावाहिक हमें सिखा रहे होते हैं कि लड़कियां कैसे भागें, यही धारावाहिक हमें सिखा रहे होते हैं कि किस तरह आत्महत्या करनी चाहिए, किस तरह रस्सी बंधेगी, किस तरह झूठ बोलना चाहिए, किस तरह मर्डर होगा। जहां तक आश्रम की बात है, तो ये आश्रम जो वेब सीरीज नहीं, समाज को तो हमने आज ऐसे हाथों में दे दिया है कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सर, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आश्रम जो वेब सीरीज है, इसकी दोनों वेब सीरीज मैंने भी देखी हैं और मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो चल रहे हमारे समाज में जो केसेस हैं उस पर भी असर डालेगा। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। सिर्फ फिल्म सिटी को क्या चाहिए, जब कोई मुद्दा समाज में तैर रहा होता है उसमें वो रंग भेद लगाकर और अच्छा लगाकर अपना पैसा कमाते हैं। एंटरटेनमेंट से आपको दिक्कत कहां है? अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है और उसको कोई नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है तो इसमें दिक्कत कहां है? उस कैरेक्टर का उस जगह पर होने का मतलब ही यह है कि हमारे मन में उसके लिए नफरत आए, नहीं तो फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर कहां रह गया? एक चीज मैं बताऊं आपको, ये कैरेक्टर जो होते हैं ये नकली होते हैं, ये इंसान को ओढ़ने पड़ते हैं, इससे रियल किरदार खत्म हो जाता है। एम.एफ. हुसैन साहब ने जब यहाँ तस्वीरें बनाई देवी देवताओं की, लेकिन देखिए देवी देवताओं की जब तस्वीरें बनाई गई, पद्मावत के विरोध के वक्त आप लोग भी सड़कों पर उतरे थे ना, आपका समाज भी सड़कों पर उतरा था ना? नहीं, हम पक्ष में नहीं उतरे। हमने यही कहा था कि आप इतिहास से कोई छेड़छाड़ ना करें। कोई ऐसी घटना होती है जो घट गई, उस कालखंड से उसका ताल्लुक होता है, उसको दोबारा उभरने की क्या जरूरत है? अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज के लिए हम काम करें। पीरियड फिल्में भी बनती हैं और नैतिकता वाली फिल्में भी बनती हैं। नैतिकता कहाँ मिल रही है? हम विद्यालयों में देते हैं या माँ बाप अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं? फिर होना क्या चाहिए? मेरे साथ देखिए अविनाश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर दुष्यंत भी जुड़ चुके हैं। अविनाश त्रिपाठी फिल्म लेखक हैं, डॉक्टर दुष्यंत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अविनाश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, होना क्या चाहिए ना कि साल की शुरुआत में मान लीजिए, जैसे अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर से अपने को सभी धर्म और जाति के लोगों के पास जाके बोल देना चाहिए कि आप अपने अपने लेवल पर एक एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो जो हम केंद्र सरकार को भेजेंगे, और केंद्र सरकार उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स चुन लेंगी और फिर वो फिल्मकारों को बांट दिया जाएगा। बनाना है तो इस पे बनाओ,
क्योंकि बाकी देश एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट समझ ही नहीं पा रहा है। जी स्वप्निल जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात, पिछले कुछ सालों से एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि जब भी कोई नई फिल्म, कोई वेब सीरीज ओटीटी आती है तो समाज का एक धड़ा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आप पहले स्क्रिप्ट हमें दिखाइए, जब हम उसको पास करेंगे तब आप उस पर फिल्म बना सकते हैं, और अदरवाइज फिर वो इस तरह के अटैक और बहुत सारी दुर्व्यवहार करता है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में भी, और जहां तक हम रचनात्मक आजादी की बात करते हैं, उसमें ये बहुत गलत परंपरा है। एक फिल्मकार अगर फिल्म बनाता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है किसी एक घटना को लेकर, और वो ये दावा नहीं करता कि वो कोई सच बना रहा है। वो कह रहा है उसका एक अपना पर्सपेक्टिव किसी विचार को लेकर है, आप उसको पसंद करिए, उसको खारिज कर दीजिए, उसको मत देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का किसी पर आक्रमण करना, जबकि आप कहानी के बारे में आपको पता नहीं है, 2 सीरीज जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आ चुकी है, लोगों ने उसको देखा है, एक धड़ा उसका विरोध भी करता रहा है, और अभी एक साहब बोल रहे थे कि नहीं साहब, जितनी नेगेटिव चीजें उसको दिखाने की आवश्यकता क्या है। तो इस तरीके से सारे समाज में जो अखबार आते हैं, जो न्यूज चैनल आते हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी नेगेटिव खबर आती है। अविनाश जी, हम बॉलीवुड को भी क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। जैसे वो कुछ चीजें जरूरी बताता है कि भैया इस तरह के सीन स्क्रिप्ट की डिमांड थे, जब वो फिल्म देखो तो समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ से ये डिमांड बनी। ऐसी कई फिल्में मैं नाम लेकर बोल सकता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या फंडामेंटल राइट के सामने फंडामेंटल ड्यूटी को बॉलीवुड भूला, इसीलिए आज के दिन इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है? उसने अपना भरोसा तो खोया है, ये तो सच है, फैक्ट है। नहीं, बॉलीवुड को जनरलाइज नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम समाज को जनरलाइज नहीं करते हैं, समाज के अलग अलग धड़े, अलग अलग तरह उनका व्यवहार है, ऐसे ही बॉलीवुड में अलग अलग निर्देशक हैं जिनकी अपनी अलग समझदारी है। मैं इस बात को बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ कि एक रचनात्मक आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी, ये 2 चीजें जिनके बीच में संतुलन साधने का काम एक फिल्म मेकर को करना चाहिए। सिर्फ क्रिएटिविटी के नाम पर या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी परोसेंगे, समाज के ताने बाने को, उसके फैब्रिक को, उसके सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करे, ये आपका काम नहीं हो सकता। और आप सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी के नहीं, लेकिन किसी ना किसी को तो पकड़ेंगे ना। अब देखिए, आश्रम की कुछ इस तरह की खबरें हाल के दिनों में आई, हो सकता है जिससे इंस्पायर होकर आश्रम सीरीज बनी। कल को हो सकता है मदरसे पर बने, क्योंकि उससे भी जुड़ी खबरें इस देश ने देखी हैं। तो एक तरह से तो ये चीजें लोगों को कर ही रही हैं, लेकिन देख हम क्या रहे हैं। मैं घटिया स्तर पर उतरकर बहस करने के बिल्कुल कभी भी पक्षधर नहीं रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं जिसको जो बनाना है वो बनाने दे। लेकिन जब एक धड़ा उठकर ये बोलता है कि हम क्यों बन रहे हैं, तो क्या वो उसकी जगह पर सही होता है बॉलीवुड के नजरिए से? नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये कहीं बात हो रही है, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, कि एक बुद्धिजीवी वर्ग एक खास धर्म को निशाना बनाकर कुछ ऐसी चीजें बना रहा है। बहुत सारी धर्मों में बहुत सारी अपनी गलतियां हैं, या तो उनको आप उभारे ना, या किसी एक खास धर्म पर आप टारगेट ना करें, ये होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि किसी एक धर्म विशेष के जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक जो आपके फिगर्स हैं, उनके ऊपर आप विशेष रूप से फिल्म बनाते हैं। शायद वो कहीं आपको सहिष्णु लगता है, या आपको लगता है कि शायद उस तरह की चीजें नहीं होंगी। कई बार इसको प्रूफ करने के लिए, नहीं हम इतने सहिष्णु नहीं, आप हमारे ऊपर ये लिबर्टी नहीं ले सकते, इस तरह के जो ग्रुप हैं, धड़े हैं, वो आप पर आक्रमण भी करते हैं। तो ये समझदारी डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिल्म मेकर को निभानी चाहिए कि वो इस तरीके से खास को टारगेट ना करें। ठीक है डॉक्टर दुष्यंत, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पर्सपेक्टिव की बात है। मैं इस लिहाज से समझाता हूं, ये एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है कि जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो हमें ये बताया जाता है कि ब्रिटिश आए थे, हमारा दमन किया, हमें दबाया कुचला, और हमने उनसे एक जंग लड़कर आजादी हासिल की। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ब्रिटेन में इन शब्दों में इतिहास नहीं बताया जाता होगा। वहां पर यह बताया जाता होगा कि एक गरीब देश था, हम वहां पहुंचे, हमने उसे विकास के रास्ते पर लाया, और फिर हम वहां से चले गए। तो पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं। तो फिर पर्सपेक्टिव क्यों समाज सहन नहीं कर पा रहा, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं शायद अविनाश जी की बात को मैं आगे ही बढ़ाऊंगा जी, क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, पर इन दिनों मैं फिल्म उद्योग से संबद्ध हूं और लिखने के काम से जुड़ा हुआ रहा हूं, वहाँ पे जुड़ा हुआ हूं मतलब। तो इस तरह से मैं भी इंडस्ट्री का ही अपने आप में प्रतिनिधि मैं अपने आप को मानता हूँ यहाँ पे। तो पर क्योंकि आपने जितना कैनवास सवाल का मेरे सामने बढ़ाया है, उससे मेरी बात को कहने की आपने मुझे इजाज़त ज़्यादा दे दी है, क्योंकि मैं इतिहास में पीएचडी हूँ और इतिहास और दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। ठीक है। और उसमें भी धर्मों के इतिहास और धर्मों के दर्शन को मैंने विशेष रुचि से चुन के पढ़ा है। तो मुझे बात वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि जो भारत की सनातन धार्मिक परंपरा है, वो किसी एक किताब के जरिए मतलब खड़ी हुई धार्मिक परंपरा नहीं है।
जैसे दुनिया के कई धर्मों के साथ है। तो हम एक इवॉल्विंग रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग हैं। हमने इवॉल्व किया है, हमने 5000 साल में हमने इवॉल्व किया है। ये दूसरे साथी जो मेरे बात कह रहे थे या अब आगे कहेंगे, इस बात से वो सहमत होंगे, मुझे यकीन है कि हम इस मामले में डिस्टिंक्ट रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग हैं कि हमने इवोल्यूशन से अपना धर्म जो है वो अर्जित किया है। हाँ, हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा है, उसके बाद एक पूरा का पूरा सुधारकों का युग हमारे यहाँ आता है। वो तमाम लोग जो चीजें हमें खराब लगती हैं उनको लेकर पॉइंट आउट करते हैं। धार्मिक आंदोलन हुए, सुधार आंदोलन हुए, संत आए, साधु संत आए, चाहे वो राजा राम मोहन राय मॉडर्न ट्रेडिशन के हैं, पहले कभी भक्ति आंदोलन हुआ, कभी कालडी के शंकराचार्य ने ये कहा। मतलब ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भाई एक समय के पास आते आते मुझे ये लगता है कि भारत की धार्मिक परंपरा इस रूप में होना मुझे हैरान करता है एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे, कि क्या हम इस रूप में हो गए हैं कि क्या हमें अब और आगे इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हमें एक सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि सवाल ये है कि उस पढ़े लिखे तबके के लोग जो उस समाज से आते हैं, हम वहां बैठते हैं, हम उस ट्रेडिशन के हिस्से हैं, तो हम ही अगर अपने समाज की और अपने अंदर की बुराइयों को इंगित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक बात इस पे बहस हो सकती है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और उसके इंटेंशन पे हम संदेह करें, ये भी वाजिब बात है, ये भी की जानी चाहिए कि उस आदमी का उसके पीछे इंटेंशन क्या है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आश्रम वेब सीरीज बनी और उसके 2 हिस्से बन चुके हैं, तीसरा भी बनने की प्रक्रिया में है, तो प्रकाश झा जो ये काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई उनके इंटेंशन पे संदेह करना हर आदमी को हक है। दुनिया का हर आदमी किसी के भी इंटेंशन पर संदेह कर सकता है। पर इसके साथ साथ अगर हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात करें तो सीधा सीधा आंसर क्या होता है? नहीं, प्रकाश झा ने कभी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की। अगर मैं उनकी फिल्में या उनकी चीजों को देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर मैं ट्विटर पर दूसरे जो एक्टर्स हैं उनको देखता हूं तो मुझे उनमें एक डिवीजन नजर आता है सेलेक्टिविज्म का। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि सेलेक्टिविज्म राइट होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस सवाल का एक जवाब, पॉलिटिकली करेक्ट जो जवाब बनता है वो ये बनता है कि व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। दूसरा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब क्या होता है कि वो निर्बाध नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप कुछ भी कर दो। दूसरा पॉलिटिकल करेक्ट जो है ना वो जवाब ये बनता है इस चीज पे। देखिए होता क्या है ना कि जो राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम्स होती हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और जो उसके साथ ड्यूटीज अटैच्ड होती हैं वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन उन ड्यूटीज को लोग फॉलो करना चाहते हैं या नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत समझ पर छोड़ा गया है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है जिस तरह की चीजें जो हमें सड़कों पर देखने को मिलती है। अजीत सिंह जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अजीत सिंह जी, मुझे ये बताइए, आपको या किसी भी धड़े को विरोध करने का अधिकार है, संविधान देता है, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक वैसे ही फिल्मकार को वो जो चाहता है उस पर फिल्म बनाने का अधिकार है। रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं करेगा, सेंसर बोर्ड देखेगा, सेंसर बोर्ड नहीं देखेगा, सरकारें देखेंगी, वो रुक भी सकती हैं। उनको सबको अपना अपना अधिकार स्पष्ट है। लेकिन चलिए मान लिया कि स्याही भी फेंक दिया, लेकिन थप्पड़ उठाने का, लात चलाने का, डंडे बरसाने का, ये कहां पर अधिकार है? मतलब क्या संयम करके कोई चीज ही नहीं है? जिस चीज पर आपको गर्व है वो संयम का पाठ पढ़ाता है, और वो संयम हम रख नहीं पाते, तो आप कैसे झंडा बरदार हुए, या कोई भी कैसे झंडा बरदार हुआ? देखिए स्वप्निल जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी दिखाएंगे, ये अधिकार फिल्म मेकर्स को किसने दिया? अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ उसकी सीमाएं भी हैं कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या दिखाना है, कैसा दिखाना है। उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तोड़फोड़ होती हैं, मारपीट होती हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन आपका रिएक्शन जो है, अगर वो किसी को हिंसा के पथ पर आगे बढ़ना सिखा रहा है तो वो जिम्मेदारी कैसे हुई देश के प्रति?